अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुमताज़ अता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के बारे में और जानेंगे उन वजूहात को कि जिनकी वजह से पित्ते में पथरी बन सकती है। मैं आपको बताऊंगी कि गाल स्टोन किन लोगों में ज़्यादा आम है और हम इन अलामात को भी डिस्कस करेंगे कि जिनकी वजह से आप ये जान सकेंगे कि क्या आप कहीं पित्ते की पथरी का शिकार तो नहीं हो रहे। और आखिर में हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के बारे में, जिसके ज़रिए बग़ैर ऑपरेशन के भी इन पथरियों से निजात हासिल की जा सकती है। और मैं इन रेमेडीज़ को डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कि जो पित्ते की पथरी को गलाने में मददगार साबित हो सकती है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक मुसलसल और बर वक्त पहुँच सकें। पित्ते की पथरी के मुतालिक जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पित्ते का इंसानी जिस्म में कितना ज़्यादा अमल दखल है। पित्ता यानी गाल ब्लैडर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम ऑर्गन है और ये इंसानी जिस्म के राइट साइड पर लिवर के इन बिटवीन एक ग्रीन कलर का नाशपाती की शेप का ऑर्गन होता है। इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में एक सिक्रेशन मौजूद होती है जो कि बाइल कहलाती है और ये बाइल जो कि लिवर से सिक्रेट होकर गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, यह हमारी खुराक में मौजूद चिकनाई को हज़म करने में नहायत अहम किरदार अदा करता है। यानी कि गाल ब्लैडर का बुनियादी मकसद बाइल को स्टोर करके बवक्त ज़रूरत बाइल डक्ट के ज़रिए इंटेस्टाइन तक पहुंचाना होता है ताकि वो हमारी खुराक को हज़म करने में अपना किरदार अदा कर सके। खुराक के में मौजूद जो चिकनाई है बेसिकली ये बाइल उस पर इफ़ेक्ट करता है। बाइल पे इंशाल्लाह फिर मैं किसी दिन तफसीली आपके साथ बात करूंगी। अभी अपने मौजूदा टॉपिक पर ही फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी कि गाल स्टोन। बाइल में मौजूद दो अहम अज्जा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल पिगमेंट्स। अगर किसी भी वजह से बाइल गाल ब्लैडर में ज़्यादा अरसे तक और ज़्यादा मकदार में मौजूद रहे तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम के पथरी का नाम देते हैं। पथरी मल्टीपल भी हो सकती है और मोनो भी, यानी बहुत सारी पथरियाँ भी इस पाउच में जमा हो सकती हैं और एक बड़ी पथरी या एक छोटी पथरी भी इसमें मौजूद हो सकती है। अब हम पित्ते की पथरी की कुछ अलामात पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम कोई ऑयली फूड खाते हैं या हैवी डाइट लेते हैं या फैटी फूड लेते हैं तो खाने के फ़ौरन बाद हमें पेन महसूस होता है जो कि शोल्डर से मूव करता हुआ बैक साइड पर शोल्डर के नीचे तक फील होता है, जिसमें गहरी सांस लेने से भी शदीद तकलीफ़ का एहसास होता है। अगर हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप गहरी सांस लें तो वो एकदम से तकलीफ़ से कराहेगा और वो नहीं ले पाएगा। इसके अलावा नोज़िया फील करेगा, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, कमर में हर वक्त शदीद दर्द रहेगा। अब ये जो एक फ़ीवर उसको ज़रूर पेशेंट को हो जाता है, तो ये इसकी रीज़न पे अगर हम जाएं तो पित्ते में जो स्टोन्स हैं उनकी मौजूदगी पित्ते में इन्फ्लेमेशन का सबब बनती है और जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। और इस जो कैफियत होती है इन्फेक्शन की, इसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन की वजह से हाई ग्रेड फ़ीवर हो जाता है पेशेंट को और तमाम अलामात में शिद्दत उस वक्त आ जाती है कि जब पित्ते में से कोई स्टोन निकल कर बाइल डक्ट के मुंह पर फंस जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टोन्स कैसे बनते हैं। तो सबसे बड़ी रीज़न तो फैट है, यानी अगर फूड में चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सिंपली ये समझें हम कि अगर फैट ज़्यादा होगा तो लिवर ज़्यादा काम करेगा और उसको ख़ुराक को हज़म करने के लिए ज़्यादा केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी एक मेन वजह ये भी हो सकती है कि हमारे ब्लड में एक केमिकल पाया जाता है जिसको
सनबर्न कहते हैं, जिसकी तोड़ फोड़ के नतीजे में बाइल बनता है। अगर किसी भी वजह से हमारी बॉडी में हेमालाइसिस हो रही हो या खून में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसकी वजह से भी खून के टूटने की मिक़दार बढ़ जाती है और ये वजह बनती है गाल स्टोन के बनने की। यहाँ एक दिलचस्प बात मैं आपको बताती चलूँ कि हेमालाइसिस के नतीजे में बनने वाली पथरियाँ जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं, जबकि कोलेस्ट्रॉल और फैट के स्टोन्स जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। अब हम आ जाते हैं रिस्क फैक्टर पर। तो ख़वातीन और हज़रात दोनों ही गाल स्टोन्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन ख़वातीन कुछ ज़्यादा इसलिए होती हैं कि वो ख़वातीन जो कि ओवरवेट हैं, फैटी हैं, CBA हैं यानी चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं, 15 से 35 साल की उम्र के दरमियान, और अमूमन ऐसी ख़वातीन का देखा गया है कि कलर बहुत साफ़ होता है, तो वो जो हैं वो गाल स्टोन की रिस्क लाइन पर हैं और 85% इनके चांसेस होते हैं पथरी होने के। इसी तरह अगर आप लो फाइबर फूड ले रहे हैं तो ये भी एक वजह है बॉडी में गाल स्टोन्स बनने की। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि 90% केसेस में पित्ते की पथरी पेशेंट्स को हो जाती है मगर उन्हें पता नहीं होता, यानी कि वो जो उनकी पित्ते की पथरियाँ हैं या गाल स्टोन्स हैं वो स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं। हाँ, अगर वो सिम्टम्स ज़ाहिर करने लग जाएं, सिम्टम्स ज़ाहिर होने लग जाएं तो फिर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए मालूम हो जाता है कि पित्ते में पथरियाँ हैं और ये स्टोन्स जो हैं वो स्लीपिंग कंडीशन से अब निकल आए हैं। तो अगर तो पेशेंट स्लीपिंग कंडीशन में है उनके स्टोन्स, तो बेहतर ये है कि उसको ना छेड़ा जाए। अपनी डाइट जो हैबिट्स हैं उसको बेहतर बनाकर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके अपनी ज़िंदगी नहायत पुरसुकून तरीके से गुजारी जा सकती है। हाँ, अगर सिम्टम्स ज़ाहिर हो गए हैं, पेन स्टार्ट हो गया है, वॉमिट हो रही है, तो फिर हमें 2 टेस्ट करवाने पड़ते हैं। एक तो हमें अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है कि आप अल्ट्रासाउंड फौरी तौर पे करवाएं ताकि जो भी स्टोन्स हैं उनकी मिक़दार और उनके हुजूम का अंदाज़ा लगाया जा सके। सेकेंडली फिर रेफ़र करते हैं हम कि आप LFT भी ज़रूर करवा लें ताकि हम लिवर के फंक्शन का भी जायज़ा। एलोपैथिक तरीक़ा इलाज में तो स्टार्ट में पेन किलर और एंटीबायोटिक के ज़रिए बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है और फिर आखिरी हल के तौर पर सर्जरी सजेस्ट कर दी जाती है। मगर होम्योपैथी वो वाहिद तरीक़ा इलाज है कि जिसमें मौजूद अद्वियात के ज़रिए पित्ते में बनने वाले स्टोन्स को घुला दिया जाता है ताकि वो दोबारा सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ सकें। अब हम बात करते हैं उन होम्योपैथिक अद्वियात की कि जो पित्ते के दर्द और पित्ते की सोजिश को कम करके पित्ते की पथरियों पर असर करके उनको ख़त्म करने में मदद देती हैं। पित्ते के दर्द में सबसे मौसर दवा जो है वो बेलाडोना और बर्बियस वल्गरस है। इनके साथ साथ चेलिडोनियम और लाइकोपोडियम, इनको भी हम एज़ पर सिम्टम्स इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके साथ साथ पित्ते की पथरी को जो हल करने वाली अद्वियात हैं उनमें नेट्रम सल्फ, कार्डियस मेरानस, चाइना, नक्स वोमिका, कोलेस्ट्रीनियम और फेलतूरी बहुत ही अहम दवाएं हैं जो कि हम पेशेंट की जो पथरी है उसके हुजूम, पित्ते की सोजिश के दर्जे और इन्फेक्शन के ग्रेड को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कलकेरिया का 3x में इस्तेमाल करें तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, अब दवाएं भी हो गई और हमने पेशेंट को दवाएं इस्तेमाल कराना शुरू कर दी, लेकिन अगर हम उनको परहेज़ नहीं बताएंगे, ग़िज़ाई लिहाज से उनको हम गाइड नहीं करेंगे तो दवाएं कुछ ज़्यादा असर नहीं कर पाएंगी। तो जो ग़िज़ाई लिहाज से हम मरीज़ को एडवाइस करेंगे कि वो हल्की नरम ग़िज़ा खाए, ताज़ा फल सब्ज़ियाँ भी इस्तेमाल कराई जा सकती हैं, निशास्तेदार जो है फूड और मीट का इस्तेमाल ये बहुत कम कर दें, बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए।
ایسی غذا لیں سے کانسٹیپیشن سے محفوظ رہا جا سکے، یعنی کہ ہائی فائبر فوڈس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم زیتون کا تیل بھی مریض کو استعمال کرنے کا بولیں گے تو بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے پتے کی پتھریوں کے لیے، وہ یوز کرنا شروع کر دیں، اور وہ زود ہضم بھی ہوتا ہے۔ اس لیے بس یہی تھی آج کی ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہومیوپیتھک کے اسٹوڈنٹس نے بھی جو میں نے دوائیں بتائی ہیں آپ انہیں ریڈ کیجئے اور پھر انہیں ایز پر سمٹمز پیشنٹس پر اپلائی کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔